Hello, hey guys, welcome to your own YouTube channel, Civils with Akash. Today's newspaper is extremely important for the upcoming prelims as well as for the mains exam. What I want to convey you कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें हर एक जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है एक अच्छे वे से, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगेगी आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपने नोट डाउन कर लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने जो लिख के भेजना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और उस पर आईडी मिलेगी @akash8283। आप उस पर हमें लिख के भेज सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिसाइड्स डोमेन नॉलेज अ पब्लिक ऑफिशियल नीड्स इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी ऑफ हायर ऑर्डर एज वेल वाइल रिजॉल्विंग एथिकल डायलमास। ठीक है, डिस्कस दी सूटेबल एग्जाम्पल्स, डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चन आपने लिख के भेजना है। चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, स्ट्रॉन्गर इंडिया नेपाल टाइज अ मस्ट टू फेस एमर्जिंग चैलेंजेस सेज पीएम। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला गया कि नेपालीज पीपल भी उतनी खुश हैं जितने कि इंडियन लोग खुश हैं कि जब लॉर्ड राम का जो टेम्पल है वो बन रहा है इन दी अयोध्या। नंबर 2 इन्होंने बोला अड्रेसिंग अ गैदरिंग इन दी लुम्बिनी वेयर ही स्पोक अबाउट दी कॉमनैलिटीज़ ऑफ फेथ एंड ट्रेडिशन ऑफ बोथ द साइड्स। नंबर 3 यहाँ पे उन्होंने बोला जनकपुर के बिना जो लॉर्ड राम है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि जनकपुर माता सीता का यहाँ पे बताया जा रहा है। नंबर 4 विजिटिंग नेपाल इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मैटर फॉर मी, इट गिव्स मी अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस तरह की जो चीज़ है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इन दी GS2 IR के पार्ट में हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। और अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इंडिया नेपाल के टाइज के बारे में, और कहाँ पे दिक्कत थी और कहाँ पे अब प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम्स थी पहले उसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया नेपाल के टाइज में इरिटेंट्स क्या थे। नंबर 1 इशू विद पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, जो हमारी ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप हुआ था नेपाल अथॉरिटीज़ 1949 कंटिन्यूड द स्पेशल लिंक्स दे हैड विद द ब्रिटिश इंडिया एंड टू प्रोवाइड देम एन ओपन बॉर्डर एंड राइट टू वर्क इन द इंडिया। बट आज की डेट में क्या हो रहा था, इट इज़ व्यूड एज अ साइन ऑफ एन अनइक्वल रिलेशनशिप एंड एन इंडियन इम्पोजिशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो नेपाल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये स्पेशल लिंक दे रखा था, लेकिन वो अनइक्वल लग रहा था इस टाइम पे। सो आइडिया ऑफ रिविजिटिंग इस चीज़ को, रिवाइजिंग एंड अपडेटिंग, ये काफ़ी स्टेटमेंट्स में मिड 1990 से स्टार्ट हो गया था कि भाई इसको करो इसको करो। ठीक है, लेकिन तभी अभी तक हो नहीं पा रहा था। नंबर 2 जो डीमोनेटाइजेशन है वो एक बहुत बड़ा इरिटेंट साबित हुआ, क्योंकि नेपाल के जो नेशनल्स हैं उनको भी लीगली इंटाइटल टू होल्ड ₹25,000 ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है जी, तो उनका जो बैंक अकाउंट में नेपाल राष्ट्र बैंक के पास में पैसा पड़ा था। ठीक है, उसके बाद में पब्लिक होल्डिंग्स थी, लोगों के पास पैसा था, जो यहाँ पे काम कर रहे थे उनके पास था, तो वो एक बहुत बड़ा इरिटेंट साबित हुआ था उस टाइम पे। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें टेरिटोरियल डिस्प्यूट में एक तो काला पानी बाउंड्री इशू है, ठीक है, जो कि हमारा चल रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे और सुस्ता काला पानी रिमेन्ड इन दी ठीक है लिम्बो। सो इन 2019 नेपाल रिलीज अ पॉलिटिकल मैप जिसमें उसने बोला कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक ऑफ उत्तराखंड एंड द एरिया ऑफ सुस्ता, मतलब वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, ये नेपाल की टेरिटरी है। तो इससे जो रिलेशन है वो ख़राब हो रहे थे हमारे, ये चीज़ पहले अब मैंने आपको बताई, ये पॉइंट्स बताए। तो अगर क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एनालाइज दी इंडिया नेपाल टाइज, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें कि हिस्टोरिकल टाइज किस तरह से हमारे और किस तरह से हमें नेपाल के साथ में रहना चाहिए। नंबर 1 एक सिग्निफिकेंस है, जियोग्राफिकल भी, हिस्टोरिकल भी, कल्चरल भी, इकोनॉमिकल भी। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले बुद्धाज बर्थ प्लेस की बात की जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में रोटी बेटी का रिश्ता, फिर उसके बाद में यहाँ पे इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया कैन बी स्टडीड फ्रॉम दी 2 एंगल्स। नंबर 1 क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नंबर 2 देयर प्लेस इन इंडियाज रोल परसेप्शन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप नहीं हेल्प करोगे तो चाइना उसको हेल्प करने में तैयार रहता है, ताकि वो इंडिया को किसी न किसी तरीके से जियोपॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल रिलेशंस के लेवल पे डाउन कर सके इंडिया को। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें रिवर ओरिजिनेटिंग इन नेपाल फीड दी पेरिनियल रिवर सिस्टम इन इंडिया इन दी टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल। तो पहले पॉइंट में भी हमने कितना कुछ डिस्कस किया कि जोग्राफिकल और कल्चरल जो टाइज है, हिस्टोरिकल टाइज है हमारे, वो कितने इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया इज़ नेपाल लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। ठीक है, जो इंडिया है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ, नेपाल तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और लैंड लॉक्ड कंट्री होने के बिहाफ पे तो इंडिया उसको एक बहुत बड़ा सहारा दे रहा है।
ठीक है। तो इंडिया सारा देने का मतलब ये नहीं कि उस पर हक जमाना स्टार्ट कर दे कि यार हाँ मैं तो इस तरह के ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये चीज़ मुझे चाहिए होएगी। तो क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो जो चाइना है वो उनको पोर्ट की फैसिलिटी देना उसने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इंडिया इज लुकिंग टू डेवलप द इनलैंड वाटरवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट अरेंजमेंट्स प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सेस टू सी फॉर नेपाल कॉलिंग इट लिंकिंग सागरमथा मतलब माउंट एवरेस्ट विद द सागर इंडियन ओशन। तो ये प्रोजेक्ट आपने याद रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मेंस में लिखने के लिए। अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की यहाँ पे बात करें, गोरखा रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर रेज्ड पार्टली बाय रिक्रूटमेंट फ्रॉम द हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नेपाल। फिर हमारी अगर मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, कल्चरल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने साइन किया है सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स जैसे कि काठमांडू वाराणसी, लुम्बिनी बोधगया और जनकपुर अयोध्या। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पर्पस के लिए। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कोई फ्लड आ जाए, वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ जाए तो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए भी वहाँ पे तैयार रहते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें मल्टीलेटरल पार्टनरशिप, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, सार्क, ये सारी क्या है मल्टीलेटरल पार्टनरशिप में नेपाल हमारे साथ रहता है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी इंडिया नेपाल रिलेशन, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या चीज़ें हैं, ये नई चीज़ हो रही है और ये जो मैंने आपको बताया कितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं आपने, और जो जो चीज़ नहीं हुई है आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये GS2 IR का आपका एक टॉपिक तैयार हुआ है। नंबर 2 जो न्यूज़ है, पार्ट ऑफ मॉस्क सील्ड ऑन द क्लेम ऑफ शिवलिंग फाउंड। ठीक है। तो हुआ क्या है कि मॉस्क के बीच में जो वीडियो सर्वे चल रहा था या फिर जो सर्वे चल रहा है तो उसके बीच में हमें ये पता लग रहा है यहाँ पे कि एक ना वाजू खाना होता है। वाजू खाना होता क्या है, अब्लूशन टैंक। ठीक है जी। तो वाजू खाना मैं आपको बता दूं किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो वाजू खाना है इसमें पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है। तो ये जो वाजू खाना है यहाँ पे जब पानी ख़त्म करवाया गया, पानी ख़त्म किया इसमें, तो यहाँ पे 12 फीट बाय 4 फुट का जो डायमीटर में 3 फीट डीप वॉज फाउंड एट दी बाजू खाना टैंक। शिवलिंग यहाँ पे मिला है 12 फुट बाय 4 फुट का। ठीक है। तो एक चीज़ तो ये वाजू खाना किस चीज़ के लिए काम आता है, जब नमाज परफॉर्म करनी होती है उससे पहले जो लोग हैं नमाज पढ़ने वाले वो अपने हाथ पांव वहाँ पे साफ़ करते हैं, धोते हैं, उसको बोलते हैं वाजू खाना। तो वहाँ का पानी जब सुखाया गया तो ये चीज़ मिल रही है। तो अभी वाराणसी की जो लोकल कोर्ट है उसने बोला उस चीज़ को, उस एरिया को सील कर दो, हम देखते हैं उसका क्या करना है। तो व्हाट नेक्स्ट, ये जो स्टेप है उसमें होगा क्या उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे जब भी कोई न्यूज़ आती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इज़ अबाउट दी नाटो, कि जो स्वीडन है वो बोल रहा है कि मैं नाटो में एंटर करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो रशिया को एक डेटरेंट देना चाह रहा है। तो हर एक बंदा यहाँ पे डरते हुए किस में एंटर होना चाह रहा है, नाटो में। नाटो के लिए एक कंप्लीट जो है एडिटोरियल हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। उसका जो लिंक है देखता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ढूंढ के। ठीक है। आपने याद रखना है ये चीज़ को कि नाटो हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद में हमने बात करनी है द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू GS3 इन्वायरमेंटल सेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है एंडोसल्फान विक्टिम्स के बारे में। तो एंडोसल्फान विक्टिम्स के बारे में बात क्या है, केरला में स्प्रे करवा दी गई थी एंडोसल्फान की। एंडोसल्फान इज़ अ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। ठीक है। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी में आता है, जो कि बहुत ही डेंजरस एक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है, जिसकी स्प्रे के बाद में बहुत जो बच्चे हैं, बहुत जो लोग हैं, उनकी डेथ होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कुछ आपने इनको क्या देना है, रिक्लेम देना है कि क्लेम देना है, मतलब कि विक्टिम्स है जो उनको कुछ पे करना है। तो वो जो पेमेंट है अभी तक नहीं हो पाई, इस चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी हमें पता होना चाहिए कि भाई एंडोसल्फान किस तरह से, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का एक गंदी चीज़ है या फिर एक बहुत ही हाई लेवल का बायो एक्यूमुलेट या बायो मैग्नीफिकेशन है, उसके लिए बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे समझना है आपने। सपोज करके चलते हैं यहाँ पे कोई ग्रास है, इस ग्रास में अगर पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड एंटर कर गई, हम इस चीज़ को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। मतलब एक्यूमुलेट होना, यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेट हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये फिश की फॉर्म में बढ़ रहा है, तो बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन
एक जो पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन। अब आपको लगेगा एक बार अगर किसी की बॉडी में चला जाए कोई भी चीज़, आपने सुना होगा कभी किसी बंदे को गर्मी हो गई है, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग बोलते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, वो जो चीज़ है थ्रू दी यूरिन और एक्सक्रीटा निकल जाएगी। नहीं, जो बायो एक्यूमुलेशन है वो वाटर बेस्ड नहीं होते। मतलब ये जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है एंडोसल्फान, ये वाटर बेस्ड नहीं है, ये क्या बेस्ड है, ऑयल बेस्ड है। तो अगर ये ऑयल बेस्ड है, ये जो फैट होती है बॉडी की उसमें क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो ये बॉडी से निकल नहीं पाती, पहली चीज़। नंबर 2 है, ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है किस तरह से चीज़ें आगे जाके बढ़ती हैं। लेट्स से यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमने 5 ग्रास यहाँ पे बनाती, ठीक है जी। 5 ग्रास पे हम ये करते हैं 2 ग्राम हर एक ग्रास पे हमने क्या किया, 2-2 ग्राम हमने हर एक ग्रास पे यहाँ पे स्प्रे कर दी, किस चीज़ की, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मतलब एंडोसल्फान की। अब ये जो 2-2 ग्राम, ये जो 5 क्या है, 5 प्लांट्स हैं, 5 ग्रास है, इसको एक गोट, 1 गोट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक गोट क्या करती है, पूरे 1 साल में खा जाती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो एक गोट के अंदर कितना गया, 10 ग्राम, ठीक है जी। यहाँ पे आपको लग रहा है ग्रास पे, एक ग्रास पे 2 ग्राम था, अब एक गोट में क्या आ गया, 10 ग्राम। अब ये जो एक गोट है, 1 गोट है, ठीक है, उसमें कितना हो गया, 10 ग्राम। इसी तरह के हम मान के चलते हैं 5 गोट्स आ जाती हैं जिनमें 10-10 ग्राम क्या है, यहाँ पे हमें एंडोसल्फान देखने को मिलती है। तो एक जो लायन है या फिर एक जो ह्यूमन है, वो पूरे साल में मिनिमम 5 गोट अगर खाएगा, या फिर लायन इसको खाएगा, टाइगर इसको खाएगा, किसको, गोट को, तो इसके अंदर कितना जाएगा, 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 5, 50 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी फॉर्म में ये क्या हो रही है, धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ने को स्टेप बाय स्टेप हर एक फूड चेन के लेवल पे बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। याद रखनी है चीज़, बायोक्यूमुलेशन, एंटरिंग ऑफ पोल्यूटेंट, बायोमैग्निफिकेशन, ऊपर जाते जाते हर एक पोल्यूटेंट के लेवल पे, हर एक फूड चेन के लेवल पे बढ़ना इज द बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है जी। अब इस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक कन्वेंशन बनाई है जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, पीओपीज को बैन किया है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। अब आपने देखा यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ये आगे बढ़ता जाएगा, मतलब परसिस्ट करेगा। एक ऐसा पोल्यूटेंट जो परसिस्ट करता है काफ़ी टाइम तक, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोक्यूमुलेंट। उसको हम क्या बोलते हैं कि ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, इसको क्या करना है, बैन करना है। 2011 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एंडोसल्फान क्या है, बैन, एंडोसल्फान बैन है। और उन्होंने बोला 2017 तक, 2017 तक जितना स्टॉक किसी के पास पड़ा है, जो भी पड़ा है, उसको ख़त्म करो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि एंडोसल्फान इज़ बैंड इन द इंडिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे अंत में यहाँ पे स्प्रे करवा दी गई, और ये फैसला था किसी डिप्टी कमिश्नर का। और एंडोसल्फान मेनली जो स्प्रे होती है कैश्यू पे, कैश्यू नट्स पे, कोकोनट पे, इस पे स्प्रे होती है ज़्यादातर। हमारे नदर्न इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सदर्न इंडिया में इसकी मैक्सिमम यूजेज हो रही थी। नदर्न इंडिया में किसी भी चीज़ पे कर देते हैं, जैसे सपोज अगर किसी ने हरे चारे पे कर दी, तो इसकी जो प्रेजेंस है वो नहीं जाएगी, फिर उसके बाद में बफलो या काऊ में जाएगी, तो दूध में आएगी, फिर ह्यूमंस में, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा और इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमने डिस्कस करनी है इज़ अबाउट दी बुद्धा स्टैचू, मतलब बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। इसके लिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS1 आर्ट एंड कल्चर पार्ट और द पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है जी, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। अब देखते हैं इसके बारे में, हम पढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर 1 चीज़, ये सेलिब्रेट होता है टू मार्क द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। तो इसको हम वैसाख भी बोलते हैं, और UN ने डेजिग्नेट किया था ये डे टू एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धिज्म टू द सोसाइटी। ये एक ट्रिपल ब्लेस्ड डे है, क्योंकि इसमें बर्थ, इनलाइटनमेंट और महापरिनिर्वाणा की बात कर दी जाती है। जो बुद्ध पूर्णिमा है वो फुल मून नाइट पे आती है, यूजली अप्रैल और मई के बीच में। और इस दिन हमने क्या किया हुआ है, इंडिया में एक गेजेटेड हॉलीडे यहाँ पे कर रखी है। उसके बाद में मैनी डिवोटीज विजिट महाबोधि टेम्पल, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन दी बोध गया बिहार ऑन दिस ओकेजन, ठीक है। बोधि टेम्पल है जो, इसकी लोकेशन वेयर लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था। गौतम बुद्धा कौन है, वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से उनका जन्म हुआ, और लुम्बिनी में, बिलोंग टू दी साक्या क्लैन। गौतम जो है उन्होंने अटेन की बोधि मतलब इनलाइटनमेंट अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया बिहार। बुद्धा ने फर्स्ट सरमन जो दिया इन दी विलेज सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। तो उनकी जो एज थी जब उनकी डेथ हुई वो 80 में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इस इवेंट को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाणा।
ये बिलीव माना जाता है कि ये टू बी 8th ऑफ द 10 इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु 10 अवतार, ठीक है, माना जाता है। इसका भी कुछ खास तौर पे जो प्रूफ है वो नहीं मिल पाया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ मतलब एडिटोरियल जो हमने डिस्कस करना है, दिस एडिटोरियल इज़ रिलेटेड टू, क्या है ये आपको पता ही है, श्रीलंका के बारे में, GS2 IR का पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके बारे में बात करेंगे। अगेन दिस आर्टिकल इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू IR, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं। क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी। पहली चीज़ वो कहते क्राइसिस के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा हैं उनको तो हटा दिया गया, विक्रम सिंघे उनको एक चांस मिला है, ठीक है। तो ऑक्यूपाइंग जो कभी बन ही नहीं सकता था वो एक चांस मिला है कि भाई आप स्टेबिलिटी करो और इकोनॉमिक रिकवरी करो यहाँ पे रहकर, तो विक्रम सिंघे को ये मिला। अगर मैं बात करूँ उनकी पार्टी के पास में एक भी सीट नहीं थी, पूरी की पूरी जो वहाँ की पार्लियामेंट रहती है, तो जो पार्लियामेंट में टोटल वोट्स उनके पास नहीं है, तो उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा दूसरी पार्टी के ऊपर कि आप इसको बिल को पास करो या फिर कोई लॉ लेकर आओ जिससे इसकी सिचुएशन को सुधारा जाए। जो विक्रम सिंघे हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं क्योंकि दूसरी पार्टी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे और बात करें तो अब देखते हैं कि हिज ओनली स्ट्रेंथ नाउ इज़ द गुडविल, कि जो उन्होंने LTTE के बारे में या फिर सीज फायर एग्रीमेंट किया था या फिर पीस इस्टेब्लिश की थी, वो एक गुडविल है, लोगों को लगता है कि वो सॉल्व कर पाएंगे। मिस्टर विक्रम सिंघे अब देखते हैं कि एडिशनल बर्डन उनके पास में कि जो डिट्रैक्टर्स हैं, ठीक है जी, दैट ही इज़ वर्किंग फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिकवरी, नॉट फॉर द रिवाइविंग हिज पॉलिटिकल फॉर्चून्स ऑफ द राजापक्सा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है जिसके बारे में आपने ध्यान रखना है। फिर आगे अगर हम बात करें कि इंडिया का जो जियो पोलिटिकल ऑप्शन है किस तरह से श्रिंक हो रहे हैं, मतलब क्या है कि पहले इंडिया रशिया के साथ भी जा सकता था, USA के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी, यूरोप के साथ में भी, वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में भी, ऐसे कुछ जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं, किस तरह से, उसके बारे में बात करेंगे। जब रशिया यूक्रेन वॉर होती है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो इंडिया के पास में इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ थी किस चीज़ को लेकर कि किस तरह से इस चीज़ को बढ़ाना है। नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाई प्रोफाइल जो विजिट है टू न्यू दिल्ली, दी एंट्रीट्स ऑफ दीज लीडर्स फॉर इंडियन सपोर्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पे विजिट कर रहे थे, वो बोल रहे थे इंडिया को कि भाई ये वॉर में आप पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट का मतलब कि इसको रुकवाने की कोशिश करो, ये वो करके बहुत ज़्यादा ये वहाँ पे हमारे कंट्री में लोगों का आना या फिर एक ऑप्शंस का प्रोड्यूस होना, वो चीज़ चल रहा था। तो ये जो दिल्ली है फॉर एटलीस्ट 3 रीजंस जो है वो यूक्रेन में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर रहा। उसका पहला रीज़न है रशिया की स्ट्रेटेजी पार्टनर है, इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू इंडिया फॉर बैलेंसिंग पर्पस, अगर ये हम टांग फंसाएंगे वहाँ पे जाकर। नंबर 2 मॉस्को इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन इंडिया टुडे देन अदर वे राउंड, ठीक है। तो एक जो डिपेंडेंसी है मॉस्को की खुद की बड़ी इंडिया पे। नंबर 2 रशिया सडन एब्सेंस फ्रॉम द एशियन बैलेंस ऑफ पावर इक्वेशन हैज़ फर्दर इनहांस चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे कि US एंड इट्स वेस्टर्न पार्टनर आर मोर इंटरेस्टेड ऑन यूक्रेन थिएटर टुडे, देयर फोकस ऑन चाइना इज ऑलरेडी टेकिंग अ हिट इफ़ नॉट येट ऑन द इंडो पैसिफिक। तो ये कुछ रीज़न थे कि रशिया का अभी भी जो इंडिया है वो साथ दे रहा है। तो बिगेस्ट डायलेमा तो ये है, नॉट वेदर नॉट टू कंटिन्यू इट्स एंगेजमेंट विद रशिया, दैट इट वुड एंगेज रशिया विद द इमीडिएट टू मीडियम टर्म इज़ क्लियर। जो मीडियम टर्म यहाँ पे हमारा गोल है वो तो हमारा क्लियर है कि हमने रशिया का साथ देना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया क्या सोच रहा है उसके लिए अभी हमने कोई भी बात नहीं की है। इसके बारे में अभी कोई भी जो सिचुएशन है या फिर कंडीशन है बन के बाहर नहीं आई, तो इसके बारे में आपने यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं ग्रोइंग चाइना चैलेंज, चाइना का एक चैलेंज यहाँ पे इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन वॉर ने स्ट्रेंथन कर दिया कि एक होता है ना कि US को कि भाई मिलिट्री और पॉलिटिकल जो कोalition है ग्लोबली, तो उसका जो प्रभाव था या फिर जो इन्फ्लुएंस था सदर्न एशिया में वो कम हो गया। इसकी वजह से जो चाइना का इन्फ्लुएंस है सदर्न एशिया में बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि मॉस्को है जो अभी जो रशिया है वो तो उस वॉर में बिजी है, और जो न्यू दिल्ली है वो किसी भी तरफ वो ऐसा बहुत ही ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा कि भाई मैं इधर जाऊँगा या इधर जाऊँगा, तो अभी डायलमा में हम फंसे हुए हैं। तो जो चाइना उसका फ़ायदा उठाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक्सप्लॉइटिंग चाइना रशिया टाइज, अब अगर हम बात करें कि रशिया का हम इतना साथ दे रहे हैं, तो हम रशिया को बोल के रशिया और चाइना के जो टाइज हैं उसमें से कुछ एक गेनफुल चीज़ ले सकते हैं। नंबर 1 हम LAC का जो मसला है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। नंबर 2 जो भी चीज़ LOC के परे भी है उसको भी हम काफ़ी हद तक सॉल्व करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। फिर उसके बाद में कंसोलिडेटिंग कश्मीर क्लेम, ये वाली चीज़ जो मैं इसी पैराग्राफ में आपको बता रहा हूँ, LAC के साथ में LSU का जो भी मसला है यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का विद पाकिस्तान, वो भी हम सॉल्व करवा सकते हैं।
उस चीज़ का रीज़न क्या है कि तालिबान के आने के बाद में जो इंडिया की प्रेजेंस है अफगानिस्तान में वो डिसअपियर हो चुकी है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें, इंडिया रशिया डिसाइडेड अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, दे आर अनलाइकली टू बी रिवाइव्ड एनी टाइम सून, सीडिंग फर्दर ग्राउंड टू चाइना एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो कंबाइंड जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इल टाइम्ड यूएस विथड्रॉ फ्रॉम द अफगानिस्तान रशिया यूक्रेन वॉर, तो इसने चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। लेकिन जो न्यू दिल्ली है उसके पास जो जियोपॉलिटिकल ऑप्शन थे वो पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी क्या हो चुके हैं, श्रिंक हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है इट इज़ अबाउट दी SDGs। अभी इंडेक्स आया नीति आयोग का, उस इंडेक्स में बताया जाता है कि 0 to 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो स्टेट्स हैं वो कितना पूरे कर रही हैं, कितना पूरे नहीं कर रही एट द इंडिया लेवल। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि स्टेट्स मैनेज टू स्कोर अबव 50 पॉइंट्स। जो कुछ स्टेट्स हैं वो परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं और कुछ स्टेट्स आती है फ्रंट रनर कैटेगरी में, मतलब सेकंड हाईएस्ट पोजीशन में। जो इंडिया है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में आया पूरा, अगर मैं रीजन की बात करूं, लेकिन जो ड्रॉप्ड 2 रैंक्स। अगर मैं बात करूं इंडिया जो अच्छे वे से काम कर रहा है किस किस SDG में, SDG 6, 7, 11 एंड 12, जो कि क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7, फिर उसके बाद में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़ 11 एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन क्या है 12। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी है, प्रॉपर वे से याद रखनी। फिर आगे अगर हम बात करें कि किस स्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उड़ीसा ने 3 पॉइंट इंप्रूवमेंट किया है, 61 पॉइंट्स पे सेटल हुआ। इन्होंने टॉप किया है किसमें, 2 SDG में, SDG 13 और 14 में। 13 वाला SDG क्या है, क्लाइमेट एक्शन, और 14 वाला क्या है, लाइफ बिलो वाटर। तो इन्होंने यहाँ पे जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी आई है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एशिया पैसिफिक एक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है जिसमें बोला गया था एशिया पैसिफिक रीजन में कि डिक्लाइन और रीग्रेशन हुआ इन द कमिटमेंट टू गोल 13 एंड 14 ऑफ द SDG, लेकिन उड़ीसा का इसमें रैंक अच्छा आना एक अच्छी बात है। फिर ये उड़ीसा का जो रैंक है स्कोर्ड 83 इन दी SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। तो यहाँ पे भी जो स्कोर है वो अच्छा दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि उड़ीसा ने यहाँ पे जो बजटरी एलोकेशन है पर्टिकुलरली फॉर दी SDG टू इम्प्रूव दी SDGs वो यहाँ पे प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। तो ठीक है, ये जो चीज़ें हम वो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन कंक्लूजन में हमने क्या लिखना है या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ अ नीड टू अग्रेसिवली इंप्लीमेंट SDG लोकलाइजेशन एफर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट, पंचायत एंड विलेज लेवल सो दैट इंप्लीमेंटेशन फीडबैक है जो फ्रॉम द फील्ड इज अवेलेबल, बिसाइड्स एनेबलिंग ट्रू इंटरनलाइजेशन ऑफ द SDG बाय द कम्युनिटीज। ओनली वर्क एट द कम्युनिटी लेवल कैन मेक SDG ट्रूली अचीवेबल एंड डिलीवरेबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। अगर आगे हम बात करें तो रेपो रेट इन इंडिया के बारे में पता किया गया है। रेपो रेट यहाँ पे क्या है उसके बारे में बताया गया है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, रेपो रेट होता क्या है। देखिए, रेपो रेट वो रेट है जिसपे RBI बैंक्स को मनी देता है, बैंक्स को पैसा देता है RBI फॉर द शॉर्ट टर्म। ठीक है जी, फॉर द शॉर्ट टर्म। और ये जो शॉर्ट टर्म है वो कितना होएगा, जैसे 27 डेज हो गया, 54 डेज हो गया, मैक्सिमम इतने दिन के लिए वहाँ पे जो पैसा है वो ले लिया जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने पहले तो याद रखनी है। ठीक है, और जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले लिया, तो इससे होता क्या है, अगर सपोज RBI ने रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया, मतलब बैंक के पास पैसा क्या है, महंगा जाएगा। तो अगर महंगा जाएगा बैंक आगे भी महंगा देगा, तो जो मार्केट में लिक्विडिटी है, जो कैश फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर इसको डिक्रीज़ कर दिया जाए, किसको, यहाँ पे बैंक रेट को, सॉरी रेपो रेट को, तो रेपो रेट को अगर डिक्रीज़ कर दिया गया तो बैंक भी आगे जो इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है, जो लोन दे रहा है, वो भी क्या देगा, सस्ता देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चीप लोन प्रोवाइड करेगा। तो चीप लोन अगर प्रोवाइड करेगा तो जो पैसा है, मनी है, उसके सर्कुलेशन क्या हो जाएगी, मार्केट में इंक्रीज़ होती है हमें दिखाई देगी। ठीक है, इतना समझ में है। तो ये जो कंडीशन है कि अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो मनी सप्लाई को कम करते हैं, लिक्विडिटी को कम करते हैं, वो किस कंडीशन में करते हैं, जब इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रखी है। यहाँ पे इन्फ्लेशन जब डिक्रीज़ है, मतलब डिफ्लेशन है, ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ को करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रेपो रेट को कम कर देते हैं। अब ये क्रूशियल टूल क्यों है, क्योंकि ये बैंक के साथ में कनेक्टेड है। क्योंकि अगर बैंक ये रेपो रेट कम या मैंने अभी बताया आपको, तो MCLR भी क्या हो जाएगी, MCLR का मतलब इंटरनल बेंचमार्क रेट, जिस पे जो बैंक है वो क्या करते हैं, पैसा देते हैं आगे वाले लोगों को। ठीक है जी। फिर हाउ डज द रेपो रेट वर्क, रेपो रेट कैसे वर्क करता है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी करता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इंक्रीज़ कर दे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, और यहाँ पे अगर डिक्रीज़ कर दिया रेपो रेट को तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन पे, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, मतलब एक टूल है ये, सिर्फ दिस इज़ वन ऑफ द टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल।
ऑन दी अदर हैंड मॉनेटरी पॉलिसी को छोड़ के अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फिस्कल पॉलिसी भी है। ये चीज़ याद रखनी है। कई लोग बोलते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का काम नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। येस, यू कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन विद द फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो, बजट। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, बस यही है कि इन्फ्लुएंस कैसे करती है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रेपो रेट्स एफिकेसी। तो यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट GS3 इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये डिफेंस रिलेटेड है, मतलब GS3 का यहाँ पे पार्ट आता है। तो सबसे पहली चीज़, रीज़न क्या है डिले होने का, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट खाली हो चुकी थी विपिन रावत जी की डेथ के बाद में, तो उसका रीज़न क्या है, जो चॉपर क्रैश हो गया था। तो उसका रीज़न है, वो देख रहे हैं कि भाई कॉन्सेप्ट हमने एक और बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो अगर इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए सेटअप को, तो देखते हैं अगर शायद कुछ और एक्स्ट्रा भी हो पाए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, CDS इज़ द रैंक ऑफ अ 4-स्टार जनरल विद सैलरी एंड प्री रिक्विजिट इक्विवेलेंट टू अ सर्विस चीफ एंड देन आर्मी चीफ जनरल रावत वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट। ठीक है जी, 4-स्टार जनरल थे वो, और उनको वहाँ पे उस पोस्ट पे लगाया गया था। अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट है, ये एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर थे डिफेंस मिनिस्टर को, और परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये संडे की वीडियो में भी आपको मिलेगी, बड़े अच्छे वे से वहाँ पे भी डिस्कस की गई है। ठीक है। इन एडिशन जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, वो क्रिएट किया गया था मिनिस्टर डिफेंस के साथ में, जहाँ पे जो CDS फंक्शनिंग एज इट्स सेक्रेटरी। जो ब्रॉड मैंडेट है CDS इंक्लूड्स ब्रिंगिंग अबाउट जॉइंटनेस इन ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इस तरह का जो काम है वो किया जा रहा था। ही विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको जो दूसरे चीफ्स हैं, हमारे 3 चीफ हैं, वो भी एक्सक्लूसिवली बताते रहेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। Interestingly, while capital procurement are still with the Department of Defense, the prioritization is with the CDS. कौन सी प्रायोरिटी पे कौन सी चीज़ बनानी है पहले, वो CDS के हाथ में था, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट है जो वो किसके हाथ में थी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो इसके बारे में अभी क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। तो चर्चा के बाद में अगर कुछ चेंज आए तो हम यहाँ पे अपनी डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, जो कि हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है। इज़ अबाउट, ये तो सारा पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, अबाउट के मानसून है जो वो एडवांस हो रहा है अबाउट ओवर दी अंडमान आइलैंड। और आपको पता है ड्यू टू दी लो प्रेशर इन आर कंट्री, जो हाई प्रेशर विंड्स है वो हम यहाँ पे आना स्टार्ट होएगा, और इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। इसके बारे में डिटेल एक वीडियो आपको मिलेगी इसी वीक के एंड में। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून पे। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। कोविंद बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट जमाइका। जो रामनाथ कोविंद जी हैं, तो वो पहले प्रेसिडेंट बने जिन्होंने जमाइका विज़िट किया। तो आपने जमाइका की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, करीबियन सी में है, पहली चीज़। गल्फ ऑफ मैक्सिको यही रहा, उसके बाद में ये क्यूबा है, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, बहामास। ठीक है जी, और ये मैक्सिको हो गया, बेलीज़ हो गया, हॉन्डरस हो गया, निकारागुआ हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, जमाइका इज़ इन दी कैरिबियन सी, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आपने इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ किस चीज़ के रिलेटेड है, GS3 से रिलेटेड है। अगेन, रेट इंक्रीज मे नॉट कूल प्राइस गेन्स ड्रिवन बाय द वॉर। तो जो रेट इंक्रीज़ किया आपने, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया, यहाँ पे किस चीज़ के लिए किया होगा, अभी मैंने आपको बताया, मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करने के लिए। मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करने के लिए रेपो रेट को आपने इंक्रीज़ किया, और जिस चीज़ की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगी, कहते हैं डिक्रीज़ होती है, हमें दिखाई देगी। लेकिन SBI की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन जो स्पाइक हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है जी, जिस चीज़ की वजह से जो चीज़ें वो महंगी हो गई हैं, तो जो वॉर कंडीशंस की वजह से जो चीज़ें महंगी हुई हैं, तो वो महंगी ही रहेंगी, वो इस एकदम से रेपो रेट से क्या नहीं होंगी, डिक्रीज़ नहीं होती, हमें दिखाई देंगी। लास्टली, हाई इन्फ्लेशन मेस पर गोल्ड डिमांड एज हेज। जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती जाएगी, जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, और एज अ हेज जो लोग हैं उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। मतलब जो रिस्क है, अपनी जो सेविंग्स है वो तो कम होनी स्टार्ट हो जाती है इन्फ्लेशन में। अगर सपोज कर लो आपसे पूछ लिया जाए इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो आपने क्या बोलना है कि भाई इम्पैक्ट क्या रहता है, सेविंग्स लोग कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सेविंग्स जो भी करते हैं इन्फ्लेशन उसको काट देती है। सपोज आज 100 रुपीज़ की कोई चीज़ मिल रही है, इन्फ्लेशन 10% होगी, तो 110 रुपये क्या होगा, तो आपके पास तो 100 रुपीज़ रह गए, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करती है, तो हेज के तौर पे, रिस्क को ठीक करने के तौर पे, रिस्क डिवाइड करने के तौर पे वो क्या करेंगे, गोल्ड की डिमांड इंक्रीज़ होगी, गोल्ड को वहाँ पे रखना स्टार्ट करेंगे। सो आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास और
जो न्यूज़ है वो क्या है, वीट एक्सपोर्ट बैन सेड टू ट्रैप 1.8 मिलियन एट पोर्ट्स। जब से ये बैन किया है तो 1.8 ट्रिलियन जो टन्स मिलियन टन्स जो ग्रेन है वो पोर्ट्स पे ही क्या हो चुके हैं, सीज हो चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर्स वो बोल रहे हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो आपने अभी आपका एक काम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक प्लस शेयर भी करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो। और फर्दर इसको देखने के लिए आपके पास कोई डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।